वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुंडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज्यादा मशक्कत करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम जरूर चूमती है। और दोस्तों, जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है, और तब जाकर यह कामयाबी कभी न खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन और शानदार बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज फिर से बात, मुलाकात, एहसासात और जज्बात का एक तफसीली सिलसिला एक ऐसी अजीम हस्ती के साथ जिन्होंने जिंदगी को न सिर्फ सांसों के साथ बांधा, अलबत्ता तजुर्बों की एक खान पैदा की, और ऐसे ऐसे तजुर्बे कि खुद उससे लुत्फ अंदोज होती रहीं और साथ ही साथ माशरे को, नौजवानों को और आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करती रहीं। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, कोई और नहीं, ये है हैप्पीनेस कोच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस पर गहरी पकड़ रखने वाली नीरजा महाजन। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल और खैर मकदम, वार्म वेलकम। नमस्कार जी, थैंक्स अ लॉट इतना कुछ मेरे बारे में बताने के लिए। तजुर्बों की एक खान है नीरजा जी, चाहे एडवर्टीजमेंट की बात हो या फिर बायोकेमिस्ट्री की बात हो, इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो, या फिर ऑथर के रूप में उनको देखें या फिर देखें उनको एक इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक पकड़ रखने वाली एक महिला के तौर पर, स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए और बहुत सारे पहलू उनकी जिंदगी के, उनकी शख्सियत के। और एक भारतीय सिनेमा का अगर थोड़ा सा वे बैक जाए 90s 50 के आसपास, मुझे आर्टिस्ट ध्यान नहीं है लेकिन एक बड़ा अच्छा नगमा है और उसमें एक जो हीरोइन होती हैं उन पर ये फिल्माया गया, और गाने के बोल कुछ इस तरह से थे कि तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। तो आप आकाश में उड़ती रही, इतने सारे फूल थे, यहाँ भी तजुर्बा हासिल किया, वहाँ भी तजुर्बा हासिल किया, और आज नीरजा महाजन एक अजीम शख्सियत। कहाँ से शुरू करेंगे अपनी कहानी, अपनी ही जबानी? देखो, आपकी आकाश वाली बात से मुझे याद आ रहा, अपने फादर याद आ रहे हैं। लाइक आई बिलोंग टू ए स्मॉल टाउन इन पंजाब, मोगा जी। और वहाँ पे लाइक मेरे फादर, आप देखो कि 60s में उस टाइम पे भी या 70s में उनको ये था कि हमारी लड़कियाँ अच्छे से पढ़ें। वी वर फोर सिस्टर्स, 2 ब्रदर्स जी। और लड़कियों को उन्होंने पूरी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जितनी लड़कों को, और वो ये कहते थे बेटा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसी हौसले से हम लोग तितलियों की तरह उड़ते रहे, हमेशा आगे बढ़ना ही सीखा है। शुरुआत कहाँ से होती है नीरजा जी की? अगर मैं देखूं कि बायोकेमिस्ट्री में आपका मास्टर्स है, अगर शुरुआती एजुकेशन के बाद, तो बायोकेमिस्ट्री आपका एक कहते हैं कि पहला प्यार था, या फिर कुछ और करना चाहती थी, या फिर चेक करते करते कि हाँ जी भी थोड़ा भटक रहे हैं और भटकते हुए ही सही लेकिन आखिरकार मंजिल को पा जाएंगे? ऐसा है कि देखो, कोशिश तो पहले ये थी मेडिकल में जाने की, पर कुछ रीज़न से मैंने अप्लाई भी करा पर नहीं गई मैं उसमें। फिर बायोकेमिस्ट्री वाज बेस्ट चॉइस, आई डिड एमएससी बायोकेमिस्ट्री, और वहाँ भी मैंने देखा कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। ज़्यादातर जो लोग बाहर जाते थे, ऑक्सफोर्ड वगैरह जाते थे या बाहर से पढ़ने जाते थे, मैंने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। पर देखा कि जो लोग पीएचडी करके आए हैं, सारा दिन लैब में बैठ के रिसर्च करना, दैट वाज नॉट माय पर्सनैलिटी। वो देखते ही मैंने अप्लाई किया एमबीए के लिए। उस टाइम पे बहुत कम लोग एमबीए होते थे, तो मैंने अप्लाई किया, 1-2 बार ट्राई भी किया, आई गॉट सिलेक्टेड, एंड फ्रॉम दैट स्टार्टेड ए डिफरेंट जर्नी, एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो फिर मैं उसी में से एक खोज करना चाह रहा हूँ कि आखिर नीरजा जी को अगर डिफाइन करना पड़े खुद को, या फिर उनको बाहर से देखने वाले, आप एक बहुत अच्छी बिजनेसमैन भी हैं, एडवर्टीजमेंट की एक बहुत बड़ी एजेंसी चलाती हैं, वहाँ क्रिएटिव वर्क होता है, उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में आपका दखल है, और हैप्पीनेस कोच के तौर पर आप कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग्स देती हैं। तो अगर नीरजा जी को सबसे एक कोई बात चुननी हो अपने बारे में, या लोगों को उनको डिफाइन करना हो, तो वो कौन सा पहलू है उनकी शख्सियत का?
देखो, सबसे पहले तो यही है कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मैंने बहुत पहले ही शुरू में ही अपने करियर में एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टार्ट करी थी। शायद उस टाइम पे बिजनेस की अकल भी नहीं थी। और मैं मेंशन करना चाहूँगी स्पेशली कि जब मैंने स्टार्ट किया, कहते हैं ना पंजाबी हैं पंगे लेने की आदत है। आई स्टार्टेड माई एडवर्टाइजिंग एजेंसी और काम करना शुरू कर दिया। मेरी एक्साइटमेंट देखकर, मेरा एंथुसियाज्म देखकर मेरे फादर इन लॉ मेरी सपोर्ट के लिए आए। क्या बात है। उन्होंने देखा कि ये तो काम में लगी है, इसको और किसी चीज़ की समझ नहीं है। उन्होंने मेरे फाइनेंसिस को कंट्रोल में लिया। फिर मुझे एक्रेडिटेशन का बड़ा शौक था उस टाइम पे, एडवर्टाइजमेंट्स का, कि मैंने एक्रेडिटेशन लेनी है। जी जी। फाइनेंसिस की ज़रूरत होती थी, ही अरेंज फाइनेंसिस फॉर मी। इवन मेरी कार भी उन्होंने स्पॉन्सर करी। क्या बात कि दिल्ली जाती है इतनी दूर, नेहरू प्लेस गुड़गांव से, तो आराम से जाएं। लाइक वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय। उसके बाद फिर बिजनेस एकदम से बहुत अच्छे से शुरू हुआ। फिर थोड़ी स्ट्रगल्स भी आई, क्योंकि जब बेबी हुआ तो थोड़ी चीज़ें बदली जी। थोड़ा बिजनेस जो पहले एकदम से यहाँ आ गया था, धीरे धीरे नहीं, इंस्टेंटेनियसली काफ़ी नीचे गया। बट आई ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ माई चाइल्ड इज़ माई प्रायोरिटी। और जब समय आया फिर चीज़ें दोबारा उठनी शुरू हो गई और थोड़ा टाइम लगा। फिर दोबारा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हमारा पुराना एक्सपीरियंस, उसको देख के भी अच्छे क्लाइंट्स मिलते गए। और फिर कोविड के बाद मैंने अपने में एक नई चेंज लाई। कोविड के बाद जब मेरी टीम का वर्क फ्रॉम होम हो गया, आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। राइट। और तब मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ली, कोचिंग की। आई बिकेम ए लाइफ कोच। Then I changed myself to wisdom leadership coach and happiness coach, because मैंने रियलाइज किया कि हैप्पीनेस क्यों है हमारी लाइफ में, लोगों को पता ही नहीं है। तो कैसे मैं किसी को गाइड कर सकती हूँ, कैसे हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आए। बिकॉज आई रियलाइज्ड कि लोग भाग रहे हैं, पर एक खुशी मिसिंग है। देन आई मेड इट ए पर्पस इन माई लाइफ। एब्सोल्युटली। थोड़ा सा नाज़रीन के लिए, व्यूअर्स के लिए बताएं कि अगर एक्सप्लेन करना पड़े व्हाट एग्जैक्टली हैप्पीनेस जो आप करती हैं, हैप्पीनेस बीइंग अ हैप्पीनेस कोच और विजडम लीडरशिप, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें और एक्सप्लेन भी करते हैं। पहले मैं बात करती हूँ विजडम लीडरशिप पे। विजडम लीडरशिप इज कि किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे अगर आपने जाना है तो आपके लिए क्या चाहिए। I created a module by the name Wisdom Leadership, which further has 3 modules in it. Correct. That is emotional intelligence, inner strength, and leadership competences which come under the shade of these two. Empathy. Or emotional intelligence is something like we should be knowing our emotions. हमें बचपन से सिखाया जाता है जी इमोशंस कंट्रोल करो, नो डाउट कंट्रोल करनी है, पर उससे पहले हमें अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए। True. हमें पता ही नहीं होता हमें गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अगर हम उदास हैं तो हम उसका रीजन आइडेंटिफाई नहीं करते, बस उदास हैं। अगर हम रीजन आइडेंटिफाई करें तो पता लग जाए क्यों है, वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली फर्स्ट नोइंग योर इमोशंस, देन अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ द अदर्स, True. रेगुलेटिंग योर ओन इमोशंस, और फिर परफॉर्मेंस being regulated by these control. True. आपको पता होना चाहिए आपने अपनी टीम की इमोशंस क्या हैं और उनसे कैसे काम करवाना है, तो चीजें बदल जाती हैं। This is what the corporates need today. इसको एजुकेशन के तौर पर अगर पढ़ाया जाने लगे, जैसे आपने कहा कि लोग हैप्पीनेस को भी नहीं जानते, एंगर को भी नहीं जानते, और यूनिवर्सिटीज के अंदर या स्कूल्स के अंदर अगर इसका कायदा इसको एनरोल किया जाए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल ये यूनिवर्सिटीज से क्या स्कूल से शुरू होना चाहिए। मैं कॉलेजेस में सेमिनार लेती हूँ, अभी मैं स्कूल्स में गई नहीं क्योंकि छोटे बच्चों से मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, पर कॉर्पोरेट में और कॉलेजेस में जब मैं बात बताती हूँ, पीपल डू रियलाइज। ट्रू। और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट। अगर लीडर, मैं बताती हूँ लीडर के लिए क्यों ज़रूरी है। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई भी लीडर है, लेट्स गिव हिम एनी नेम, सपोज हम उसको नाम देते हैं निपुण। ही इज जीएम ऑफ द कंपनी जी। और उसको एमडी ने बुलाया है कि आपकी सेल्स बहुत कम है, आप आओ। 4-5 लोग बैठे हुए हैं, वो गया है वहाँ पे।
MD, because he is upset, he is the MD of the company, he perhaps says some strong word to Nipun कि क्या है सेल्स इतनी डाउन जा रही है इतने महीने से. निपुन को भी गुस्सा आ जाता है, हाउ ही डेयर से दैट टू मी. ही से सम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एंड कम्स आउट ऑफ द रूम. और उसके बाद अपनी टीम को डांटता है और काम बिगड़ता जाता है. इफ ही इज इमोशनली इंटेलिजेंट, व्हाट ही वुड हैव डन, सपोज दिस सेम कैरेक्टर निपुन हु इज इमोशनली इंटेलिजेंट, वो क्या करता है, वो क्या करेगा जब एमडी गुस्से में बोल रहा है, निपुन को गुस्सा आता है, he can see anger rising within him. और उसको पता है कि in spite of his best efforts, sales are down since last 3-4 months. तो MD का बोलना ठीक है. He controls his anger, says, sir, I know the issue. Just give me 2-3 months. I'll change the situation. कहानी वही थी. जी. सिर्फ his handling, it changed the things. पता होना चाहिए था, अगर उनको मालूम होता This is emotional he would have intelligence. acted differently. हाँ, पता होना चाहिए. पता है तो वो ऐसे एक्ट करता. True. सिचुएशन कंट्रोल में आ गई. वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है इमोशनल इंटेलिजेंस और कहते हैं ना कि जज्बाती होना, अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत जज्बाती होना, उनकी तकलीफ़ों को समझना और तकलीफ़ों को समझते हुए फिर उस काम को एग्जीक्यूट करना, तो एक शायद बहुत बेहतर तरीका हो सकता है. और इस बेहतर तरीके से हम अच्छा माशरा भी बना सकते हैं, अच्छी दुनिया भी बना सकते हैं. और इसी तरह का कुछ मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस शुरुआत में आपको अपने फादर इन लॉ के ज़रिए भी मिला और थोड़ी सी आपने झलक डाली थी, लेकिन आमतौर पर ये होता है कि लोग परिवारों का जिक्र करने से बचते हैं और ख़ास तौर पर इन लॉस का जिक्र करने से बचते हैं और उससे भी आगे चलकर इन लॉस की तारीफ करने से बचते हैं. लेकिन आपने तारीफ की है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है माजरा यहाँ पर, एक्सप्लेन करें. मैंने बताया ना कि उनको इतना शौक मेरे काम का था कि कैसे कि इसको आता भी नहीं है. आता इन द सेंस कि मैनेज करना नहीं आता बिजनेस, बिकॉज आई कम फ्रॉम ए एग्रीकल्चरिस्ट बैकग्राउंड और उसी टाइप का माइंडसेट था. एमबीए में सीखा जरूर है पर प्रैक्टिकल तो नहीं था, जॉब भी करी थी. तो उन्होंने मेरे को सिखाना शुरू करा कि अपने फाइनेंस को हैंडल करो. मैं तो चेक बुक पे पीछे लिखती भी नहीं थी कि चेक किससे आया. वो सारे बिखरे हुए अकाउंट्स देके उन्होंने ठीक करना शुरू करा. देन फाइनेंशियल हेल्प एंड गाइडिंग मी कि ऐसे कर सकती हो, बट ही नेवर इंटरफियर्ड इन माय बिजनेस. तो वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती. और कोई ऐसा लम्हा जो जिस सपोर्ट को आप बहुत लाजमी मानती हैं कि हाँ, अगर वो नहीं होता उनकी तरफ से तो शायद आप इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाती? बिल्कुल मैं मानती हूँ. और इमोशनल बैकग्राउंड पर कितना कुछ खड़ा हो सकता है, उसकी जीती जागती मिसाल हैं नीरजा जी. लेकिन अब स्पिरिचुअल एक उनकी ज़िंदगी का भी पार्ट है. स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब जाते हैं तो मेरी ऑफ द माइक उनसे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने स्पिरिचुअल पाथ पर कई सारे जिक्र किए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो जिक्र उन्होंने किया वो गणेश जी का, कि गणेश जी क्या कुछ संकेत देते हैं, क्या कुछ टीचिंग्स देते हैं अपने अपीयरेंस से, और क्या कुछ हम उनसे सीख सकते हैं. तो ज़रा रोशनी डालिए नीरजा जी गणेश जी के होने पर. गणेश जी के होने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी है क्या. बेसिकली हम परमात्मा को मानते हैं. परमात्मा को हम देख तो नहीं सकते ना. इट्स यूनिवर्सल एनर्जी, इट इज विद इन अस एज सोल. ट्रू. तो हमारे सेजेस ने, हमारे सेंट्स ने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में सबको समझाने के लिए हमारे ये देवता बनाए कि समझ आए कैसे हैं. तो जब मुझे इन चीज़ों का पता लगा तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी. और सबसे ज़्यादा जब मैंने गणेश जी का पढ़ रही थी तो इतना मज़ा आ रहा था. जैसे गणेश जी के अगर आप देखो कितना कुछ हमें सिखा जाते हैं. उनके कान इतने बड़े, इट मीन्स लिसन मोर. हम सुनते नहीं, हम बोलने की करते हैं. लिसन मोर. पेट क्यों बड़ा है, सुना, उसको पचा लिया. डोंट रिएक्ट. फिर उनकी सूंड इतनी बड़ी, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सूंड क्या रिप्रेजेंट करती है. सूंड हाथी की सूंड है. हाथी की सूंड का ये है कि अगर उसको बड़े बड़े लॉग्स उठाने होते हैं वो उठा सकती है, पर उसका टिप इतना सेंसिटिव है कि वो अगर एक नीडल भी पड़ी है ना मिट्टी में, इट विल सेंस दैट. दिस शोज हमें
इतना स्ट्रांग होना है अंदर से कि हम कुछ भी कर पाए, और हमें इतना सेंसिटिव भी होना है कि हमें किसी की पेन, किसी की दर्द को महसूस करना है। बिल्कुल। एक और सबसे बड़ी बात जो गणेश जी सिखाते हैं, अभी कभी सोचा है इतने बड़े गणेश जी और बैठे किस पे हैं? उनका वाहन क्या है? चूहा, मूषक। जी। क्यों? नहीं तो हम तो बड़ी गाड़ी लेते हैं ना हमेशा, छोटे से है तो भी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। यहाँ है ईगो को मारना। हमारी लाइफ में जो एक चीज हमें खराब करती है, दैट इज ईगो। तो गणेश जी इतने बड़े हैं, मूषक पे जाते हैं कि मेरी कोई ईगो नहीं, मेरा दोस्त मेरा मूषक किसी भी सवारी में मैं चल सकता हूँ। अक्सर जो अध्यात्म के अंदर, रूहानियत के अंदर गुरु होते हैं वो पुरुष होते हैं, महिलाएं क्यों नहीं होती? इस पर आपकी रोशनी। देखो, अध्यात्म में महिलाएं भी उतनी स्ट्रांग है जितने पुरुष हैं, शायद ज्यादा ही होंगी, बिकॉज दे आर सॉफ्ट हार्टेड ऑल्सो। और आगे मतलब देखो, स्पिरिचुअलिटी में कहीं भी किसी भी सत्संग में चले जाओ, लेडीज ही ज्यादा अटेंड करती हैं, और लेडीज अंदर से उस पे काम भी करती है, आगे पहुंचती भी हैं। शायद वो गुरु मे बी उनकी नीड नहीं उनको लगती होगी कि हम इतने में ही खुश हैं। और दूसरा, डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस ऑल्सो। एक लेडी को कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, मेल मेंबर्स को उतना नहीं सोचना पड़ता। वेरी राइट। एंड कंडीशंस आर चेंजिंग राइट नाउ। अब लेडीज भी इनिशिएटिव ले रही हैं, और अब शायद उस फॉर्मेट से हटके कोचेस के रूप में अगर देखो तो उसमें लेडीज ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आपसे बात करते हुए पता लगा मुझे कि वो साइंटिफिक नजरिया आपकी बातों के अंदर, जब आप ट्रेन करती हैं कॉर्पोरेट को, तो उस पर जरा रोशनी डालें किस तरह से। ये मेरा टॉपिक सबसे प्यारा है। पीछे मैंने पढ़ना शुरू करा थोड़ा सा न्यूरो साइंस, किसी दिन एक चीज पे, कुछ हैप्पीनेस पे आर्टिकल पढ़ा, तब फिर मैंने और एक्सप्लोर करा। आई एम नॉट ए न्यूरो साइंस पर्सन, पर इतना जरूर मैंने इंफॉर्मेशन गेन कर ली जो मेरे लिए जरूरी थी। तो मैंने देखा कि लोगों को पता ही नहीं कि हैप्पीनेस कहाँ से आ रही है। आई एम इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहां मैं जाती हूँ, बात करती हूँ, हर कोई ज्यादातर परेशान ही दिखते हैं। तो फिर पता लगा कि हैप्पीनेस आ कहाँ से रही है, ये किसी को समझ ही नहीं है। किसी को क्या, मुझे भी नहीं थी। जब मैंने पढ़ा, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको भी हैरानी होगी। हमारी हैप्पीनेस किसी चीजों से बाहर की इतनी नहीं आ रही। सपोज आपको कोई चीज मिली अच्छी सी, आप कहते हैं ना बड़े खुश हुए जी। खुश क्यों हुए? सपोज आपको अवार्ड मिला, या आपको अपने आइसक्रीम ही खाई है, आपने जब वो आइसक्रीम खाई, कोई चीज मिली, आपके अंदर आपके ब्रेन एक्टिव हुआ, ब्रेन ने हार्मोन्स प्रोड्यूस किए, फील गुड हार्मोन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन। ये हार्मोन्स आपको फील गुड फीलिंग दे रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस। जितना जितना मैं इस चीज को पढ़ती गई तो मैंने नोट किया कि अब आप देखो, आप कहीं जाते हो, आपने आइसक्रीम की बात कर रहे थे ना जी, आप अभी सोचो आपने आइसक्रीम खाई, आपको एक खुशी सी भी मिलेगी, क्योंकि थॉट्स से भी अच्छा सोचते हैं, उससे भी हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है, शायद मुंह में पानी भी आ जाता है। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो भी हमें परेशानी होती है। हैप्पीनेस ये हार्मोन से कंट्रोल हो रही है, और हम ज्यादातर हमारी लाइफ में क्या सोचते हैं? नेगेटिव। अब मैं ये भी बताती हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि व्हाई वी थिंक नेगेटिव इन आवर लाइफ्स। हम, ये कोई हमारी गलती नहीं है कि हम नेगेटिव क्यों सोच रही हैं। वी आर प्रोग्राम्ड टू थिंक लाइक दैट। दिस इज समथिंग वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। ओके, हमारे एंसेस्टर्स कहाँ रहते थे? जंगल्स में हंटिंग करते थे। कभी शेर आ गया, कभी चीता आ गया, सांप आ गया, कहीं ना कहीं डेंजर होता था, एंड दे वर ऑलवेज ऑन देयर टोज। और उनको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती थी? उनका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता था। इन आवर ब्रेन वी हैव एमिगडाला व्हिच वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स। राइट, दिस एमिगडाला इज क्विक इन रिस्पॉन्डिंग टू डेंजर। जैसे ही कोई पत्तों की सरसराहट हुई, कुछ डेंजर ब्रेन ने देखा, एमिगडाला गेट्स एक्टिवेटेड, इट इमीडिएटली प्रोड्यूसेस कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन। दीज आर स्ट्रेस हार्मोन्स। इनका क्या काम है? ये इमीडिएटली बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, चार्ज करते हैं, आपके बॉडी के कुछ सिस्टम्स को बंद करते हैं। जैसे उस टाइम
एमिगडाला का काम है आपको प्रिपेयर Right. करना कि या तो आप उस शेर या चीते से लड़ लो जी। या भाग जाओ। जी, दोनों चीज के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। एनर्जी कहाँ से आएगी? हम्म, तो आपके कुछ सिस्टम जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, कुछ और हुआ, वो उस टाइम पे बंद हो जाते हैं। कुछ पार्ट ब्रेन के भी बंद हो जाते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, आपका अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू ये हो जो जाता सारा है। जो आपने एक्सप्लेन किया बड़े ही अच्छे ढंग से, ये सब कुछ आपने अपनी किताब के अंदर भी मेंशन किया है मैंने अपनी किताब में भी क्या? mention किया। और संकलन है किताब के अंदर, किस तरीके की किताब है? थोड़ा किताब के बारे में जिक्र करें आप। हैप्पीनेस कोड में इसमें मेरी लाइफ शुरू होती है बचपन से, मोगा से, वहां से लेके शुरू होने तक आज तक की डेट पे है। और इट इज ऑल अबाउट हाउ विद आवर एक्सपीरियंसेस वी कैन रीवायर आवर ब्रेन। जो मैं अभी ब्रेन की बात कर रही थी ना कि हमारी हैप्पीनेस के लिए इट इज रिस्पॉन्सिबल। हम्म, हमारा ब्रेन इट इज न्यूरोप्लास्टिक, वी कैन चेंज इट। हम अपने थिंकिंग, हम अपने एक्शंस चेंज करें तो हमारा ब्रेन चेंज हो जाता है। तो उसी चीज़ों को लेके कि मैंने बचपन में क्या चीज़ें पेरेंट्स के से सीखी तो मुझे उनका बाद में कहाँ फायदा हुआ। ओके। मैंने अपने बेटे के साथ जो खेल खेले, हम्म, उनसे जैसे हम खेलते थे, वो बाद में मुझे कैसे मेरे ब्रेन को चेंज कर गई Absolutely. या मेरे बेटे के ब्रेन को चेंज कर गई, वो मैंने रियलाइज तो अब किया है। पर वो चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया कि हाउ योर ब्रेन कीप्स ऑन जी। चेंजिंग। योर हैप्पीनेस, योर सैडनेस इज इन योर हैंड्स, यू हैव टू मेक चॉइस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, ये वक्त आ गया है, एक अलग तरीके की दुनिया है नीरजा जी, और इमोशनल इंटेलिजेंस तो चाहिए ही चाहिए। और जैसा कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया था शो की ओपनिंग करते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा दखल है, और इतना बड़ा दखल है कि सरकारें तक चेंज हो सकती हैं, युद्ध भी जीते जा सकते हैं। तो आपका नज़रिया ये इस वर्तमान जो समय के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है उसको लेकर, और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस, कहाँ देखती हैं आगे दुनिया को आप? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर एंड इट इज देयर टू स्टे एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज लाइव्स। अगेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर इंटेलिजेंट देन अस, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। और हमें अपनी लाइफ में इसको लेके भी आना है। थोड़ी सी किसी भी नई टेक्नोलॉजी आती है, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस को रूल नहीं कर सकती, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस इज आवर सेल्फ, आवर लिविंग बीइंग। किसी भी कितना भी डाटा हो जाए, अगर आपको लगता है कि ये एक्शन ठीक नहीं है, डाटा कह रहा है यू कैन गो फॉर इट, पर अगर आपका दिल नहीं मान रहा, आपको इनर वॉइस, आपकी इनर वॉइस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है ना। True. It is your soul within which is telling you whether this has to be done or not. वहाँ पे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस काम आएगी। You can take help of artificial intelligence, but ultimately it's you, your emotional intelligence that is going to define you, your leadership abilities. वो कहते हैं ना कि कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है और इंसान को कंप्यूटर ने नहीं बनाया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंसान ने ही बनाया है। तो कहाँ पर आकर वो हद आपको लगता है कि पूरी हो जाती है, और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, और या फिर इसका गलत इस्तेमाल कहाँ तक हो सकता है, इस पर भी एक आप रोशनी जरा डालें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। देखो, गलत इस्तेमाल तो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ये बंदे के सेल्फ पे डिपेंड करता है, वो क्या करना चाहता है। उसके लिए हमें पहले अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, यू शुड बी नोइंग योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ्स। उससे आप वो करोगे कि आपको ये एक्शन लेना है या नहीं लेना। जिसको तो समझ आ गई वो तो कंट्रोल कर देगा, जिसको नहीं आई वो एक्शन नेगेटिव लेगा। तो इसमें मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आज की दुनिया को किस तरह से देख रही हैं नीरजा जी आप, और जो जनरेशन है, जो 2000 के बाद की जो जनरेशन है, उसको किस तरह से देख रही हैं? और एक आपकी जनरेशन है और एक हमारी जनरेशन है, क्योंकि आप पूरे तरीके से एक लंबा सफर तय करती हुई आ रही हैं, तकरीबन 60 वर्षों का। तो मुझे लगता है कि 40 वर्षों का अनुभव तो आपके पास है ही। तो थोड़ा सा अपना अनुभव वे बैक 90s से पहले का और उसके बाद की जनरेशन, ये भी बड़ा एक जो मुद्दा है पेश नज़र है, इस पर भी ज़रा आप रोशनी डालें। इस चीज़ को मैंने अपनी बुक में भी काफ़ी कवर किया है। हमारी जनरेशन
1970s में हम लोग बचपन में इतने भाई बहन थे, कैसे खेलते थे, कितना एंजॉय करते थे, हमें बाहर की जरूरत ही नहीं थी। और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस सब सीखने की बात कर रहे हैं, ये तो हमने घर में ही। अब एक डबल बेड, मैंने स्टोरी में भी मेंशन करा, डबल बेड पे हम 8 जने बैठे होते थे, लूडो खेलते थे, पेरेंट्स एक कोने में सो रहे होते थे, तो वहीं लड़ना भी, झगड़ना भी, कैसे टैकल करना, ये सब चीजें हमने बचपन में ही सीख ली थी। ये आजकल की जनरेशन मिस करती है, क्योंकि एक एक दो दो बच्चे हैं, कम बच्चे हैं। पर जो भी है, सिचुएशन चेंज होनी है, हमें भी अकॉर्डिंगली चेंज होना है। पर आज की जेनजी के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी, टुडे इज ए डायनामिक वर्ल्ड, एवरीबॉडी इज रनिंग। भागना आपको भी है, पर भागते भागते हमें खुश भी तो रहना है, हमें लाइफ में पीस भी तो चाहिए ना। भाग तो हम तभी रहे हैं, और इसके लिए हमें अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। इंटरनली वी हैव टू बी स्ट्रांग। छोटी सी एग्जांपल दूंगी मैं। एक चैलेंज है ये इस जनरेशन के लिए, तो ये भी आप रिकमेंड करें कि उस चैलेंज को किस तरीके से टैकल करें, क्योंकि अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ खेलते रहे और अपने आप को सुपीरियर मानते रहे, और जो आपने इमोशंस की बात कही है वो उन इमोशंस ने उनको टच नहीं किया, तो मुश्किल हो जाएगी आने वाले वक्त में इस जनरेशन के लिए भी। और आखिरकार इक़्तिदार इन्हीं जनरेशन्स के हाथ में आना है मुस्तकबिल का, तो फिर मुश्किल होगी इस दुनिया के लिए भी और वक्त के लिए भी। तो वो रिकमेंडेशंस ज़रा आप करें। हाँ, मैं उसी चीज़ पे आ रही हूँ कि जेनजीज को, जैसे हम कह रहे हैं कि सिचुएशन बदल गई है, उनको सिर्फ एआई या इन चीज़ों के साथ ही नहीं चलना, उनको अपने आप को बदलना है, उनको अपने आप को रिजिलियंट बनाना है। जो मैं बात कर रही थी इंटरनली स्ट्रांग होना, वो क्या चीज़ है, मैं थोड़ा सा उस पर आती हूँ, विच इज नीड ऑफ द डे। आप देखते हो कि एक बालू का पहाड़ है और एक चट्टानों का पहाड़ है। आंधी आई, तूफान आया, बालू का पहाड़ बह गया, चट्टानों का खड़ा है। तो जेनजीज को भी अपने आप को चट्टान बनाना है। अगर अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे, अंदर से मीन्स हमारी थिंकिंग, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारी सोल, हमें सोल को स्ट्रांग करना है। नीरजा जी, यही मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि वो चीज उन तक कैसे पहुंचे। हाँ, कैसे पहुंचे। और जो आपने बालू और चट्टान का भी जिक्र कर दिया, तो जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो ये गीत गाया करते थे सुबह की प्रेयर्स के वक्त कि चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर और जोर की बारिश हुई, और बालू पर बनाया मूर्ख ने अपना घर और जोर की बारिश हुई। मूर्ख का घर बह गया और चट्टान पर जो बुद्धिमान का घर था वो मजबूती के साथ बना रहा। तो मैं अब सवाल कर रहा हूँ कि कैसे तो वो प्रोसेस क्या हो, कैसे उन तक वो चीजें पहुंचे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। अब कैसे, देखो, उनको कैसे अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाना है। लाइफ में कुछ चीजें लेके आनी है। सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन हो कि मेरी एग्जिस्टेंस किस चीज से है। पहली एग्जिस्टेंस हमारी है कि हमारे अंदर क्या है, हमारी सोल है, विच इज गिविंग अस द एनर्जी। जिस दिन ये सोल गई तो छुट्टी। तो हमें पता तो होना कि पहले हमारी एनर्जी आ कहां से रही है। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम सारा टाइम बाहर की दुनिया में, हमें अपने आप को भी टाइम देना है। पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस पर भी मैं आती हूँ। मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। पहले तो पेरेंट्स को खुद भी और बच्चों पे भी, एक तो सबसे जरूरी चीज है मेडिटेशन। आजकल आपने वर्ड सुना होगा माइंडफुलनेस। भागे जा रहे हैं पर क्या कर रहे हैं वो नहीं पता, बस जो चीज दिख रही है उस पर ही पीछे, तो ब्रेन को पीस नहीं आ रही। मेडिटेशन हैज टू बी ब्रॉट इन लाइफ। आजकल बहुत रिसर्च चल रही है, ये नाम हम बहुत सुनते हैं जी, मेडिटेशन करनी है जी जी जी, पर करते नहीं है जी। मेरे से होती ही नहीं, मेरा ध्यान तो लगता नहीं है 5-10 मिनट। पिछले 20-30 सालों से इतनी रिसर्च हो रही है कि मेडिटेशन के थाउजेंड्स ऑफ बेनिफिट्स। इट चेंजेस योर ब्रेन, इट लिटरली रीवायर्स योर ब्रेन। आपके ब्रेन में जो एमिगडाला है जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका साइज कम हो जाता है। उसका साइज कम हो गया तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स वैसे ही कम प्रोड्यूस होंगे, लाइफ पीसफुल होगी। राइट। आपका ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये स्ट्रेंथन हो जाता है, तो आपकी मेमोरी, आपकी थिंकिंग, आपका फोकस, आपकी इंटेलिजेंस, सब कुछ बढ़ गया। जेनजीज को क्या चाहिए? ये तो चाहिए। उनको भागना भी है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करनी है और चीजें नई निकालनी है, तो अपनी इंटेलिजेंस को भी स्ट्रांग करना है। दे हैव टू वर्क ऑन इट to change their brains towards better things.
एब्सोल्युटली। तो ये यहाँ से आएगा, ये उनको अपने अंदर प्रोड्यूस करना, अपने अंदर जी। अपने साथ थोड़ा टाइम देना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं वही रिकमेंडेशंस पे आऊँगा फिर से कि माँ बाप का रोल, स्कूल्स का क्या रोल, उनके जो इदारे हैं एजुकेशन के, उनका क्या रोल हो सकता है, और जिस वर्क प्लेसेस पर वो वर्क करते हैं उसका क्या रोल हो सकता है। क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है, जाहिर है कि वो 90s से पहले की है, और वो इस बात को, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का, सत्य की बात का, और एक जो आपने मेडिटेशन की जो आपने बात कही है, इन सब बातों को, इन सब एलिमेंट्स को पुरानी जनरेशन बहुत अच्छे से जानती है। तो उसका ट्रांसफर इस जनरेशन के अंदर किस तरीके से हो, क्योंकि इस वक्त इनको सख्त जरूरत है इस बात की। इसको स्कूल में लेके आना चाहिए जी। क्योंकि शुरुआत स्कूल से होती है। जो चीजें हमने स्कूल में सीखी हैं वो आज भी याद है। हमने स्कूल में जो प्रेयर सीखी हैं वो शायद अभी भी गुनगुना देंगे, जो शायद बाद में कभी गाई नहीं होंगी। ट्रू। तो आजकल तो स्कूल में प्रेयर्स ही बंद हो गई हैं। ये मेडिटेशन स्कूल्स में आनी चाहिए, वहीं से पता लगना चाहिए कि हमें ब्रीदिंग कैसे करनी है। आपको एक चीज और मैं बताऊं, जो मैं मेडिटेशन की बात कर रही हूँ, जी, मेडिटेशन कैसे आपको पीस लेके आता है। आवर ब्रेन हैज ब्रेन वेव्स, ये राइट। तो आपको आइडिया होगा ही। बिल्कुल। अब जैसे दिन में आप एफएम सुनते हो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, आप चेंज करते किसी भी चले जाते हो, द सेम वे आवर ब्रेन इज रनिंग ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। दिन भर में हम हेक्टिक है, भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, टेंस हैं, जगलिंग विद डिफरेंट वर्क्स, आर बीटा वेव्स आर एक्टिव, जो कि हमें टेंस रखती हैं। अब थोड़ी देर बैठ के आपने चाय पी, आराम से बैठे, बाहर का मौसम देखा, अल्फा वेव्स फ्रीक्वेंसीज पे ब्रेन रन करता है, शांति आ गई, पीस आ गई, इसको कहते हैं पीस फ्रीक्वेंसी। आजकल कॉर्पोरेट्स में इतना कहते हैं कि आप 5 मिनट की ब्रीदिंग लो। ब्रीदिंग क्या असर करती है, ये मैं कॉर्पोरेट्स को बार बार कहना चाहूंगी। 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स ब्रीदिंग, जब बहुत परेशान हो करके देखो व्हाट इट डज। आई टेल यू, जैसे ही आपने ब्रीदिंग करी, आपकी ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा में मूव करना शुरू कर जाएंगी। और जैसे आप एक हाईवे पे चला रहे हो जहां बहुत ट्रैफिक है, शोर भी बहुत है, पर आपने एक डिटूर लिया साइड रोड पे आगे जहां कम ट्रैफिक है, तो फिर ड्राइव मस्ती से। तो यही जिंदगी में तो हमें चाहिए। देखो, काम तो करना ही है, काम तो सुबह से शाम तक मैं भी इतनी बिजी हूँ, रनिंग माई एड एजेंसी, रनिंग माई कोचिंग, देन दिस मोटिवेशनल स्पीकर थिंग। पर कुछ देर उठे, अपना 5 मिनट रेस्ट लिया, रिफ्रेश। तो दिस इज व्हाट जनरल्स शुड ब्रिंग इन देयर लाइफ ऑन ए रेगुलर बेसिस। और मेडिटेशन ये आपकी जिंदगी बदल देगा। आजकल इतनी रिसर्च हो रही है बाहर के कंट्रीज में। रिसर्च किस पे हो रही है? माइंडेड रिसर्च हो रही है इंडियंस पर, मंक्स पर, तिब्बतियन मंक्स पर, बुद्धिस्ट मंक्स पर, सेजिस पर, कि ये लोग मेडिटेशन करते हैं। और ये भी सुनने में आया कि जो हिंदुस्तान है वो गढ़ है मेडिटेशन का, बौद्धिज्म का, जैनिज्म का, हिंदुज्म का, और जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें, श्रीलंका की बात करें, और ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ की बात करें, तो बुद्धिज्म पूरी तरीके से छाया हुआ है। तो वेस्टर्न जो कल्चर है वो बहुत गहराई से इस पर रिसर्च करता है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि आज मेडिटेशन शायद वेस्टर्न में ज़्यादा होता है हिंदुस्तान की बनस्पत। बिल्कुल, आई वॉज लिटरली शॉक टू सी डाटा। इवन अमेरिका में भी, बहुत सारे और कंट्रीज में मेडिटेशन इंडिया से ज़्यादा हो रही है। इंडिया शायद 10th या 12th नंबर पे था। तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि इंडिया ने इसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से लिंक कर दिया कि शायद ध्यान लगाना है, हमें भगवान को ही मिलना है। दैट इज द अल्टीमेट मिलने का तरीका है जो गीता में बताया गया है। पर ये बाहर की कंट्रीज ने इसको वेलनेस से लिंक कर दिया है। दोज पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, तो वो ज़्यादा करते हैं, दे हैव ब्रॉट इट इनटू देयर लाइव्स। ट्रू। तो ये चीज़ है। तो हिंदुस्तान के लिए आप फिर से मैं कहूँगा कि रिकमेंडेशंस इसकी भी दें, और इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर लाइक एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो एक ढर्रे पर एजुकेशन चली आती है, अगर आप थोड़े से छोटी सिटीज़ में जाइए,
वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, विश्वविद्यालयों में जाइए, तो वहाँ देखते हैं कि वही एक जो 60 वर्ष पहले की एजुकेशन थी वही आज की भी है, जबकि ज़माना चेंज हो गया। लोग ग्रेजुएट होते हैं और उसके बाद फिर कुछ नौकरी की तवक्को करते हैं, और वो जब नौकरी उनको हासिल नहीं होती, क्योंकि उसका रीज़न भी है कि उस लायक है नहीं, स्किल्स नहीं है, एजुकेशन उस तरीके की हुई नहीं, तो कैसा एक पैटर्न चेंज हो हिंदुस्तान के अंदर, ये बड़ी गहरी और मार्मिक बात है। इस पर ज़रा आप जोर से कुछ रोशनी डालें। फ्रैंकली मैं इस पे बहुत ज़्यादा तो नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इस वक्त की ज़रूरत है, और अब जैसे एआई आ गया है तो इसके बाद तो ये सारा सिस्टम वैसे ही चेंज होना ही पड़ेगा जी। हम उस सिस्टम पे चल ही नहीं सकते। और ये जो पॉजिटिविटी की बातें मैं कर रही हूँ, ये बच्चों को बचपन से लेके आनी चाहिए। तजुर्बा जो होता है वो 16 साल के बच्चे को हो सकता है, 60 वर्ष के व्यक्ति को नहीं होता, लेकिन तजुर्बों की आप खान हैं, और उम्र इसके आगे बढ़ेगी, ज़िंदगी फिर आगे बढ़ेगी। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कहाँ देखती हैं नीरजा खुद को 60 के बाद? एज इज जस्ट ए नंबर। एब्सोल्युटली, आपने कह दिया, पर मेरे को लगता नहीं, मैं तो सोचती शायद ये चीज़ें मैं 10 साल पहले करती कितना अच्छा होता। और राइट नाउ सो मेनी थिंग्स आर इन माई प्लेट। एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो है ही है, पर मुझे ये लगा कि आई वॉन्ट समथिंग विच आई कैन टेक टिल लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। और तभी मैंने विजडम लीडरशिप के और हैप्पीनेस कोच में आ गई, और मैं इसके कोर्सेज स्टार्ट कर रही हूँ बहुत जल्दी। और अभी मैंने एक लीडरशिप चैनल भी शुरू करा है, लीडरशिप स्टोरीज विद नीरजा महाजन। ओके। ये इसने मुझे और बिजी कर दिया। लाइक आई हैव टू प्रिपेयर स्टोरीज, जिसमें अभी बहुत अच्छी स्टोरीज डाली जो लोगों को बहुत पसंद आई, एंड देन देयर आर वेरी गुड पॉडकास्ट ऑन दैट। जी। हेल्थ के ऊपर को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके बहुत पॉडकास्ट है। मीन्स आई एम वेरी बिजी, एंड आई एम श्योर भगवान सेहत ठीक रखे मेरी, और आई टेक दिस टू द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपकी सेहत बहुत बेहतर बनी रहे, और आपकी सेहत पे बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो, और यूं ही नए नए आप कीर्तिमान स्थापित करें जिंदगी के अंदर, और जो चाहती हैं वहां तक पहुंचे। और आपकी जर्नी पर जिस तरीके से हमारा जो शो है, इसकी एक टैगलाइन भी है, और मैं अक्सर उसको इस शो के अंदर कहा करता हूं कि रुक सके न झुक सके जो इस तरह से उस गगन को, मंजिलों को पा सके जो इस तरह से उस गगन को। गांव क्या, ये शहर क्या है, ये देश की पहचान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। आखिरी मैसेज आपके थ्रू नाजरीन के लिए, व्यूअर्स के लिए और जनरेशन के लिए। आप एक चीज जिंदगी में ले आओ, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप थोड़ी सी रिसर्च करें, आपको पता लग जाएगा इसके कितने फायदे हैं। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट मे बी 25 to 30 years। ध्यान लगे ना लगे, पर्पस भी नहीं पता था, कितने फायदे भी नहीं पता थे, बस पेरेंट्स ने कहा, स्पिरिचुअल मेंटर्स ने कहा, हम भी करते रहे एज ए ड्यूटी समझ के। पर अब पता चलता है इसके कितने फायदे हैं। ये चीज़ आप लाइफ में ले आए। और एक और चीज़ जो मैं कहूँगी, दैट इज ब्रिंग स्माइल इन योर लाइफ। स्माइलिंग चेंजेस योर ब्रेन एंड इट इंस्टेंटली ब्रिंग्स हैप्पीनेस। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बाकी जितनी मर्जी मेहनत करो, दैट इज़ फॉर यू टू डू। नीरजा महाजन जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इतनी शानदार गुफ्तगू के लिए, और हौसलों की उड़ान में तशरीफ़ लाने के लिए, और अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास तजुर्बा शेयर करने के लिए नाज़रीन के साथ बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मुझे अच्छा लग रहा है, आपने मुझे बुलाया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम ट्रूली एंजॉयिंग दैट। बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त सहरा से जो सरगर्द गुजर जाते हैं। हौसलों की उड़ान के आज के इस शुमारे में बस इतना ही, लेकिन अगले शुमारे में एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर करेंगे आपसे मुलाकात। लेकिन चलते हुए आपको याद दिला दें कि आप हौसलों की उड़ान को और डीडी उर्दू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और चाहें तो आप ट्वीट भी कर सकते हैं। तो फिर होगी मुलाकात, तब तक रखें अपना खास ख्याल। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब।